Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 9th of January 2019. तो 9 जनवरी 2019 का न्यूज़ एनालिसिस देखेंगे. बिफोर वी स्टार्ट, दीज आर द क्वेश्चंस फॉर यू टुडे, जिनका आंसर्स आपको करने. द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज वियतनाम शेयर बॉर्डर्स विद. इनमें से किन कंट्रीज के साथ वियतनाम अपने बॉर्डर शेयर करती है? कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड. यू हैव टू टेल मी किन के साथ करती है. तो ऑप्शंस आर 1, 2 and 3, 1 and 2, 3 and 4 या 1, 2 and 4. Okay, so question number 2 is which one of the following of African countries does not open into the Indian Ocean. Indian Ocean में कौन सी कंट्री ओपन नहीं करती है? ऑप्शंस आर केन्या, तंजानिया, मलावी या मोजाम्बिक. Third question is according to IUCN the नीलगिरी तहर has been categorized on its red list as. तो IUCN स्टेटस क्या है नीलगिरी तहर का? ऑप्शंस आर नियर थ्रेटेंड, वल्नरेबल, इंडेंजर्ड या क्रिटिकली इंडेंजर्ड. क्वेश्चन नंबर 4 इज द कलक्कड़ मुंडनथुरई टाइगर रिजर्व इज सिचुएटेड इन. जो कलक्कड़ मुंडनथुरई टाइगर रिजर्व है उनमें से कहाँ लोकेटेड है? ऑप्शंस आर केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश. सो दीज आर द 4 क्वेश्चंस फॉर यू टुडे. प्लीज डू ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन बिलो. यस्टरडे वाज द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन आलोक वर्मा. आलोक वर्मा आप सबको पता है कि सीबीआई डायरेक्टर थे जिनको रिमूव कर दिया गया था या छुट्टी पे भेज दिया गया था. एंड राकेश अस्थाना वर्सेस आलोक वर्मा की जो कंट्रोवर्सी चल रही थी, बोथ वर चार्जिंग ईच अदर विद द ब्राइबरी केस. उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से एम नागेश्वर राव को बनाया गया इंटरिम डायरेक्टर. ही वाज मेड द इंटरिम डायरेक्टर. नाउ सुप्रीम कोर्ट yesterday gave the judgment and it has reinstated Alok Verma as the CBI director. The Supreme Court has reinstated Alok Verma as the CBI director. Supreme Court ने क्या बोला है? Supreme Court told that CVC and government acted outside their authority to unilaterally divest Mr. Verma and appoint M. Nageshwar Rao as the interim CBI director. तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो CBI था और जो गवर्नमेंट था, they acted outside their authority. They were acting outside their authority to unilaterally divest Mr. Verma and appoint M. Nageshwar Rao as the interim CBI director. तो ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का. ना द सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो सेट दैट अब जो आगे की प्रोसेस है वो बेसिकली ये है कि एक कमेटी बनाई गई है. अ कमेटी हैज़ बीन मेड एंड दैट कमेटी विल डिसाइड ऑन द डाइवेस्टमेंट. एंड दैट कमेटी इज लेड बाय नरेंद्र मोदी. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल बी लीडिंग दैट कमेटी. ओके, तो ये भी याद रखिएगा कि जो कमेटी है उसको लीड कौन कर रहा है? प्राइम मिनिस्टर मोदी लीड कर रहे हैं. एंड अदर मेंबर्स इन द पैनल आर CGI, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एंड द लीडर ऑफ अपोजिशन. ओके, मल्लिकार्जुन खड़गे. दीज आर द मेंबर्स इन दिस डाइवेस्टमेंट कमेटी जो कि डिसाइड करेगी आलोक वर्मा के ऊपर. द फेट ऑफ आलोक वर्मा इज डिपेंडिंग अपॉन दैट. नाउ जो कल का ये जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें केवल उनको पावर दी नहीं गई है, मतलब कि उनको केवल डायरेक्टर बनाया नहीं गया, कुछ चीज़ें उनके साथ और की गई हैं. द अदर थिंग इज दैट ही हैज़ बीन सेड दैट नो मेजर पॉलिसी डिसीजन कैन बी टेकन बाय आलोक वर्मा. तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि कोई भी मेजर पॉलिसी डिसीजन नहीं लिया जा सकता है बाय आलोक वर्मा टिल द कमिटी टेक्स अ कॉल ऑन हिज डाइवेस्टमेंट. टिल द कमिटी टेल्स की क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है. ओके, तो अब कमिटी जो है जिसको हमने बात की हमने कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड अपोजिशन जो मेंबर हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, लीडर ऑफ अपोजिशन, ऑल दीज 3 कंप्राइज दैट कमिटी ऑन डाइवेस्टमेंट. एंड वो डिसाइड करेंगे आलोक वर्मा के फेट के ऊपर. ओके, कि उनको पूरी पावर देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए. ओके, सो दिस इज द थिंग दैट इज देयर. वो केवल डे टू डे रूटीन वर्क करने के लिए डायरेक्टर बनाए गए हैं. ओनली डे टू डे रूटीन वर्क कैन बी डन बाय आलोक वर्मा. नो मेजर पॉलिसी डिसीजन कैन बी टेकन. ओके, तो कमेटी याद रखेगा जो डिसाइड करेगी और ये सारी चीजें. लोकसभा हैज पास्ड द सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल. जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल था 2019 हो गया है सिंस इट इज 2019. तो लोकसभा हैज पास्ड द कंटेंशियस सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2019. अब इसमें हुआ क्या है? व्हाट इज दिस बिल? This bill seeks to provide citizenship to non-Muslim from Bangladesh, Pakistan and Afghanistan. तो जो non-Muslim communities हैं, there are 6 communities which are non-Muslim and they have been tried to given citizenship from 3 countries, that is Bangladesh, Pakistan and Afghanistan. इन countries से आने वाले 6 community के लोगों को citizenship देने की बात की गई है. अब वो 6 communities कौन कौन सी हैं? These are Hindus, Jains, Christians, Sikh, Buddhist and Parsis. Okay, तो Hindus, Jains, Christians, Sikhs, Buddhists and Parsis. These are the 6 communities from 3 countries which are Bangladesh, Pakistan and Afghanistan, which were facing discrimination and religious persecution in these countries and they have no place to go except India. Therefore जब वो इंडिया में आएंगे तो उनको हम citizenship देंगे. This is what this bill
टॉक्स अबाउट। नाउ असम में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट इसके खिलाफ चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि नॉर्मल सी बात है, वहाँ पे एनआरसी है, देयर इज नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, जो कि कहता है कि 24 मार्च 1971 के बाद आने वाले किसी को भी इलीगल माइग्रेंट माना जाएगा, उसके पहले वाले लोगों को ही वहाँ का सिटीजन माना जाएगा। बट नाउ दिस सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल सेज ऑल दीज 6 कम्युनिटीज कैन कम फ्रॉम बांग्लादेश, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। सो इट इज़ वेरी मच इन कॉन्ट्रडिक्शन विद द एनआरसी, जो कि एक तरफ कहता है कि बांग्लादेश से इलीगल माइग्रेंट को हटाना है, दूसरी तरफ ये बोल रहे हैं कि हम उन 6 कम्युनिटी के लोगों को अंदर ला लेंगे, चाहे वो बांग्लादेश से हैं, चाहे पाकिस्तान से हैं, चाहे अफगानिस्तान से हैं। सो बेसिकली दिस इज द इशू, बोथ एनआरसी एंड दिस सिटीजनशिप अमेंडमेंट आर इन कॉन्ट्रडिक्शन। एक तरफ एक में बात कर रहे हैं आप इलीगल माइग्रेंट को हटाने की, दूसरे में आप खुद बुला रहे हैं उन लोगों को। ओके, सो दीज आर द 2 कॉन्ट्रडिक्शन, जिसके कारण असम में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट चल रहा है। तो प्लीज रिमेंबर दिस थिंग। Now 10% कोटा फॉर द पुअर गेट्स लोकसभा अप्रूवल। तो लोकसभा में भी ये 10% जो कोटा की बात की गई थी, पुअर यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए जो बात की गई थी, जिसमें मैंने कंडीशंस आपको बताई थी कि 5 एकड़ से कम होना चाहिए, 1000 स्क्वायर फीट से का छोटा घर होना चाहिए, या और इसके साथ साथ 8 लाख से कम की इनकम होनी चाहिए। तो दीज वर द क्राइटेरियाज फॉर दिस रिजर्वेशन। नाउ वोटिंग हुई थी कल लोकसभा में, एंड दिस 10% कोटा फॉर पुअर हैज गॉट द लोकसभा अप्रूवल। ओके, दिस इज द थिंग विच इज देयर। Now this is introduced as Constitution 124th Amendment Bill. ओके, तो याद रखिएगा जो ये 10% रिजर्वेशन वाला बिल है, इसको 124th Amendment Bill के रूप में पेश किया गया है, एंड इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ओके, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के मिनिस्टर ने किया था। एंड अपोजिशन का ये कहना था कि व्हाट इज द हेस्ट विद विच द गवर्नमेंट इज इंट्रोड्यूसिंग दिस बिल। क्या जरूरत है इतनी जल्दी सब कुछ करने की, कि चटमंगनी पटव्याह वाली बात हो रही है कि आज ये कर दो, कल उसको बिल्कुल ला दो, आज लोकसभा में कर दिया, अब राज्यसभा में कर देंगे। ओके, सो दिस इज द थिंग विच हैज़ बीन टोल्ड बाय द अपोजिशन। लेकिन हम इसको डिस्कस करेंगे एडिटोरियल में। आज 2 एडिटोरियल आए थे जो कि इसी के ऊपर आए हैं, सो वी discussing this in thorough details. Okay, now let's move to the next pages. आगे के पेजेस में आप मूव कर सकते हैं। Let's move together and we will be completing the newspaper. ओके, तो मेरे साथ मूव करिए। नाउ वावर मॉस्क या वावर मॉस्क, दिस इज नियर सबरीमाला। ये भी न्यूज़ में थी, तो लेट मी टेल यू अबाउट दिस वावर मॉस्क इज बेसिकली रिलेटेड क्लोज टू इज सिचुएटेड क्लोज टू द सबरीमाला, एंड इसको एरुमेली नैनार जुमा मस्जिद बोलते हैं, एरुमेली नैनार जुमा मस्जिद, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज वावर पल्ली मॉस्क। ओके, वावर पल्ली मॉस्क, इट इज डेडिकेटेड टू वावर हु इज द मुस्लिम कंपेनियन ऑफ लॉर्ड अयप्पा। याद रखिएगा, मुस्लिम कंपेनियन ऑफ लॉर्ड अयप्पा है। एरुमेली नैनार जुमा मस्जिद उसको बोलते हैं, ववार पल्ली मॉस्क इसको बोलते हैं। एंड अभी रिसेंटली हुआ क्या था कि 6-7 एक्टिविस्ट्स को अरेस्ट कर लिया गया था, हु वर ट्राइंग टू इंटर इनटू दिस ववार मॉस्क, उसमें उनको अरेस्ट कर लिया गया था। बट रिसेंटली द ववार मॉस्क मैनेजमेंट हैज क्लैरिफाइड दैट डिवोटीज ऑफ ऑल द रिलीजन, जेंडर एंड एज कैन विजिट दिस मॉस्क एज अ पार्ट ऑफ पिलग्रिमेज टू सबरीमाला। तो ववार मॉस्क का मैनेजमेंट का ये कहना है कि कोई भी, चाहे महिला हो या पुरुष हो, चाहे किसी भी एज ग्रुप का हो, चाहे कोई भी हो, वो इस मॉस्क को विजिट कर सकता है। वी हैव नो प्रॉब्लम, वी हैव नो डिस्क्रिमिनेशन इन दैट। इफ यू आर विजिटिंग द पिलग्रिमेज टू सबरीमाला, यू कैन हैव अ पिलग्रिमेज टू दिस ववार मॉस्क एज वेल। दिस इज व्हाट द मैनेजमेंट इज सेइंग। ओके, इसको याद रखेगा, नैनार जुमा मस्जिद बोलते हैं, ववार पल्ली बोलते हैं, एरुमेली में सिचुएटेड है, केरला में ही, सबरीमाला के पास ही है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ववार मॉस्क लोकेशन याद रखेगा। एंड उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया कि ऑल वुमेन, ऑल मेन, ऑल द एज ग्रुप पीपल आर अलाउड टू इंटर इनटू दिस, इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। दिस इज व्हाट द मैनेजमेंट हैज सेड। एंड जिन लोगों को अरेस्ट किया गया है, उनको इसलिए नहीं अरेस्ट किया गया है कि वो महिलाएं हैं कि पुरुष हैं, दे हैव बीन अरेस्टेड ऑन सम अदर ग्राउंड्स कि वो वहां पे इन अनस्टेबिलिटी की कंडीशन क्रिएट कर रही थी। दिस इज द रीजन दे हैव बीन कोटिंग। ओके, सो दिस इज द थिंग, ववार मॉस्क लोकेशन जरूर याद रखेगा, याद रखने वाली वो चीज़ है। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़ आइटम्स। अगले न्यूज़ आइटम में मूव करते हैं। मिक्स्ड रिस्पॉन्स टू एसटी स्टेटस टू 6 असम ग्रुप्स। ओके, तो 6 कम्युनिटीज़ हैं असम में जिनको कि शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस दिया गया है। देयर आर 6 कम्युनिटीज़ इन असम विच हैज़ बीन गिवन द शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस। ओके, अब वो 6 कम्युनिटीज़ जो हैं वो है चूटिया, मोटोक, मोरान, कोच, राजबोंगशी, ताई अहोम एंड टी ट्राइब्स और आदिवासी। तो ये 6 कम्युनिटीज़ के नाम याद रखिएगा, एंड रिमेंबर द नेम्स एज वेल कि ये असम में है, क्योंकि ऐसा पूछ सकता है, ऑप्शन देगा कि मोटोक और मोरान ये कहाँ की ट्राइब्स हैं। ओके, मोटोक एंड मोरान कहाँ की ट्राइब्स हैं, तो वहाँ पे आपको याद रखने वाली बात रहेगी कि ये असम की ट्राइब्स हैं। इनको रिसेंटली शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस भी दिया गया। ओके, ताई अहोम हो गए,
ओके, एंड कोच राज बोंगशी, एंड ये सारी ट्राइब्स जो हैं ये बेसिकली असम की ही ट्राइब्स हैं। अगर आपसे पूछता है तो बी रेडी टू आंसर इट, एंड ये आपको आंसर में करना पड़ेगा। एंड इसी तरीके से पूछेगा कि दीज ट्राइब्स वर रिसेंटली इन न्यूज, दे आर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑफ विच आर द फॉलोइंग स्टेट्स। ऑप्शंस रहेंगे असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम। आंसर रहेगा असम। तो प्लीज रिमेंबर दिस, एंड ये 6 ट्राइब्स के नाम जरूर याद रखें, इस न्यूज़ में वही चीज़ इंपॉर्टेंट है। Let's move to the next page, and general strikes evoked mixed responses affected the PSU banks। अब ये आपको पता होना चाहिए कि कल दो दिनों के लिए ट्रेड यूनियंस की बहुत बड़ी हड़ताल है, ट्रेड यूनियंस बहुत बड़ी स्ट्राइक कर रहे हैं। सो यस्टरडे समवन वाज आस्किंग इन द कमेंट एज वेल कि क्या रीज़न है, वो डिस्कस नहीं किया है। ओके, तो यस्टरडे समवन टोल्ड मी दैट कि ये चीज़ भी डिस्कस कर लेनी चाहिए। तो लेट मी टेल यू अबाउट द व्हाट आर द रीजंस बिकॉज ऑफ विच द ट्रेड यूनियंस हैव स्ट्राइक्ड, क्यों ये स्ट्राइक की गई ट्रेड यूनियंस द्वारा। तो लेट मी टेल यू द प्रिसाइज रीजंस, और बहुत सारे रीजंस हैं। द रीजंस आर, फर्स्ट इज प्राइस राइज, जो प्राइस राइज हुआ है, इन्फ्लेशन का थोड़ा हुआ है, कुछ कमोडिटीज़ में प्राइस राइज हुआ है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में प्राइस राइज हुआ था उनके कारण। सेकंड इज दैट अक्यूट अनएम्प्लॉयमेंट, जो अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या रहती ही है, अक्यूट अनएम्प्लॉयमेंट सेकंड इज द रीजन दैट। एंड थर्ड रीजन इज इकोनॉमिक क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस जो इंडिया फेस कर रहा है, बी इट इन एनी फ्रंट, कोई भी फ्रंट हो, इकोनॉमिक क्राइसिस की बात की गई है। फोर्थ इज द अमेंडमेंट टू द ट्रेड यूनियंस एक्ट ऑफ 1926, जो ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926 में अमेंडमेंट के लिए ट्रेड यूनियन बिल लाया गया था। ओके, उसके लिए बहुत ज्यादा चीजें चल रही हैं, बिकॉज दे आर सेइंग दैट इट विल एब्रोगेट द राइट्स ऑफ ट्रेड यूनियंस, जो ट्रेड यूनियंस है उनके अधिकारों को छीन लिया जाएगा, एक स्लेवरी जैसी कंडीशन क्रिएट कर जाएगी ट्रेड यूनियंस के लिए। सो दैट इज द रीजन, प्राइस राइज, एक्यूट अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक क्राइसिस, अमेंडमेंट टू द ट्रेड यूनियंस एक्ट ऑफ 1926, and it will abrogate the rights of trade unions. Then fifth is they are not happy with the Make in India. Okay, so trade unions are not happy with the Make in India campaign as it is killing the country's work culture. Okay, तो जो रीजन कोट किया है CITU ने, जो सेंट्रल ट्रेड यूनियंस ऑफ इंडिया है, उन्होंने ये रीजन कोट किया कि जो मेक इन इंडिया है दैट इज किलिंग द कल्चर ऑफ इंडियाज वर्क कल्चर, एंड दे आर गिविंग मेजर प्रोजेक्ट्स टू द प्राइवेट प्लेयर्स, जो मेजर मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनको प्राइवेट प्लेयर्स को दिया जा रहा है। एंड दे गेव द एग्जांपल ऑफ राफेल डील एज वेल, कि हाल को नहीं मिला। और आगे के पेजेस में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से हाल की कंडीशन बिल्कुल ख़राब होती जा रही है, एंड गवर्नमेंट भी उसके लिए कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है, इंडिया ही उसके लिए कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है। तो मेजर जो प्लेयर जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स हैं वो इन कंपनीज को ना मिलके, हॉल को ना मिलके, और मेजर जो इंडिया के जाइंट्स हैं, PSU जाइंट्स हैं, उनको ना मिलके वो प्राइवेट प्लेयर्स को दिए जा रहे हैं। सो देयरफॉर दीज ट्रेड यूनियंस आर नॉट वेरी हैप्पी विद दैट, एंड दीज आर द रीजंस जिनके कारण यह स्ट्राइक की गई थी। और बैंकिंग में बहुत ज़्यादा इस स्ट्राइक का इफेक्ट देखा गया। जो डॉक वर्कर्स थे उन्होंने भी हड़ताल की थी, PSU, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, PSBs, इन सबके वर्कर्स ने हड़ताल की थी। सो इन दैट PSU बैंक्स वर द मोस्ट अफेक्टेड इन दैट। ओके, ये रीजंस याद रखिएगा, डिस्कस करने के लिए लोगों ने बोला था, तो आई गेव यू द रीजंस एज वेल। ये सारे रीजंस ही हैं। Now Supreme Court has set aside the Delhi High Court ruling against Monsanto. Okay, तो सबसे पहला फैक्ट तो ये कि Monsanto है क्या। Monsanto इज बेसिकली US एग्रो मेजर। ओके, तो US की एग्रो मेजर मतलब एग्रीकल्चर रिलेटेड बहुत बड़ी कंपनी है Monsanto, US एग्रो मेजर है। एंड जो BT कॉटन हम यूज करते हैं ना, BT कॉटन यूज करते हैं, उसका सीड वेरिएंट यही बनाते हैं। ओके, दे आर द क्रिएटर, दे आर द फाउंडर ऑफ दैट सीड वेरिएंट ऑफ BT कॉटन। जो BT कॉटन हम यूज करते हैं वो Monsanto का ही रहता है। ओके, Now basically recently Delhi High Court ने एक ऑर्डर दिया था in which they said that Monsanto did not have patent for the genetically modified BT cotton seed variant। तो Delhi High Court ने कहा था कि Monsanto के पास प्रॉपर पेटेंट नहीं है। अब क्यों कहा था ऐसा उन्होंने, Delhi High Court ने उस ऑर्डर में क्यों ऐसा कहा था? Because there was a sub license agreement, एक सब लाइसेंस एग्रीमेंट हुआ था in 2004, जहां Monsanto was entering into an agreement with other companies like Nuzi Vidu, इन जैसी कंपनीज के साथ उन्होंने एग्रीमेंट किया था। अब वो जो एग्रीमेंट था, सब लाइसेंस एग्रीमेंट, वो 2015 में एक्सपायर कर गया। उसके बाद इन कंपनीज ने क्या किया, वो पेटेंट वायलेशन करने लगे, एंड दे फाइल्ड अ केस अगेंस्ट Monsanto कि अब उनके पास पेटेंट नहीं है, एंड देयरफॉर वी शुड बी अलाउड टू मेक दैट वेरिएंट। बट फिर Monsanto ने ये कहा कि नहीं, हमारा ही पेटेंट है, एंड व्हाई आर यू पीपल डूइंग ऑल दीज थिंग्स। देयरफॉर दे फाइल्ड अ केस, एंड उसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला कि नहीं, यू डू नॉट हैव द प्रॉपर पेटेंट्स। तो Monsanto बेसिकली वेंट टू सुप्रीम कोर्ट। ओके, तो Monsanto बेसिकली कहाँ गए, सुप्रीम कोर्ट में गए। Monsanto ने कहा कि यार हमारे पास पेटेंट है, वी हैव द वैलिडिटी, वी हैव दैट पेटेंट, एंड दैट पेटेंट इज स्टिल वैलिड, सो यू शुड सी इनटू दैट डिसीजन ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट। एंड नाउ दिल्ली हाई कोर्ट हैज रिवर्स दैट डिसीजन,
और एक इसके पहले क्या हुआ था, जब ये सब लाइसेंसिंग एग्रीमेंट हुआ था ना, उस समय जब ये एक्सपायर हुआ था 2015 में, तो एक सिंगल जज बेंच ने ऑर्डर दिया था एंड दे सेड दैट द एग्रीमेंट विल बी रीस्टोर्ड। ओके, एग्रीमेंट विल बी रीस्टोर्ड। जो एग्रीमेंट था सब लाइसेंस एग्रीमेंट, उसको रिस्टोर कर दिया था। तो बेसिकली अब जो ऑर्डर आया सुप्रीम कोर्ट का वो यही है कि उस एग्रीमेंट को रिस्टोर किया जाए और जो पेटेंट वैलिडिटी है उसके पास रहेगी। सो दिस इज द थिंग विच इज देयर। दिल्ली हाई कोर्ट मॉन्सेंटो, मेन मुझे आपको बताना था कि मॉन्सेंटो क्या है। इट्स बेसिकली बीटी कॉटन से रिलेटेड है, याद रखिएगा। हॉल फेसेस सीवियर कैश क्रंच। ओके, तो जो हमारी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है दैट इज फेसिंग सीवियर कैश क्रंच एंड इस कारण क्या क्या चीजें हो रही हैं। हॉल हैज टेकन अ ओवरड्राफ्ट ऑफ 962 करोड़ टू पे द सैलरीज एंड मीट रूटीन एक्सपेंसेस। तो रूटीन एक्सपेंसेस और सैलरीज पे करने के लिए भी उनके पास इनफ मनी नहीं है, इस कारण से उन्होंने 962 करोड़ का ओवरड्राफ्ट ले लिया है। देन कॉन्ट्रैक्ट लेबर फोर्स मे बी एग्स्ड। तो जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर है उनको बिल्कुल नौकरी से निकाला जा सकता है। दिस इज द थिंग विच कैन हैपन। देन स्टाफ ट्रेवल, ट्रेनिंग एंड पब्लिसिटी अंडर द लेंस। ओके, जो स्टाफ ट्रेवल है, जो ट्रेनिंग है, जो पब्लिसिटी है, वो सारी चीजें बहुत अफेक्टेड हो रही हैं। द कैश क्राइसिस में हिट द सर्विसिंग ऑफ आईएएफ प्लेन्स। जो हॉल जो आईएएफ प्लेन्स को, इंडियन एयरफोर्स के प्लेन्स को सर्विसेज प्रोवाइड करता है, वो बिल्कुल रुक सकती है बिकॉज ऑफ दैट। एंड कॉस्ट कटिंग करने की बात की जा रही है। नाउ आईएएफ, इंडियन एयरफोर्स ने इनको पेमेंट नहीं दी है, लगभग 14,000 करोड़ की पेमेंट है जो कि बिल्कुल रुकी हुई है। एंड बिकॉज ऑफ दैट थिंग जो हॉल है उसको बहुत सारा पैसा लेना पड़ रहा है लोन में। और मैंने और चीज़ें डिस्कस की कि क्या हो सकता है जब कैश क्रंच होगा, तो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो प्लीज़ रिमेंबर दीज पॉइंट्स ऑल्सो, याद रखिएगा कि अभी क्या हो रहा है हॉल के साथ। ओके, एंड let's move to the next pages, and this is the editorial page. Now quota questions, this is the first editorial on the 10% reservation which has been provided for the economically weaker sections. Now इसके बारे में गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया 124th constitutional amendment bill for the same. Okay, तो 124th constitutional amendment bill इंट्रोड्यूस किया गया है। आर्टिकल नीड्स टू बी, जो आर्टिकल्स अमेंड होंगे इस कारण से वो है आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 16। ओके, तो आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 को अमेंड किया जाएगा। नाउ व्हाट इज द ऑथर्स व्यू ऑन रीजंस फॉर सच अ मूव बाय द गवर्नमेंट। क्या रीजन है? अब देखो, ये तो रीजन सबको ही पता है कि क्या रहेगा। इट वाज द लॉस ऑफ मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड छत्तीसगढ़ इलेक्शंस। एंड ये जो तीन राज्यों में जो ये हार हुई है उसके बाद दे नो दैट दे ट्राई टू अट्रैक्ट द ट्रेडिशनल अपर कास्ट वोटर्स। जो अपर कास्ट वोटर्स हैं उनको अट्रैक्ट करने की बेसिकली ये चीज़ है। दिस इज व्हाट द ऑथर इज सेइंग। ओके, दिस इज व्हाट द ऑथर इज सेइंग, प्लीज रिमेंबर दैट। Now editorial also highlights that it is more of a election time signal to upper caste than any move to ensure social justice. ये social justice देने के लिए नहीं था, क्योंकि देखो जो upper caste हैं they are not socially backward classes. सिंपल सी बात है, जो upper caste है they are not socially backward classes. Okay, and कुछ ऐसी भी upper caste है जो पहले इकोनॉमिकली पावरफुल थी बट सपोज उन्होंने आगे जाके अपना सब कुछ लूज कर दिया। सपोज अगर कोई ऐसी कम्युनिटी है जिसके पास पहले लैंड था लेकिन उसने पूरे अपने लैंड को बेच दिया और नाउ जो पैसा उसको मिला था उसको भी वेस्ट कर दिया, तो क्या अब हम उसको रिजर्वेशन देंगे? सपोज सिंपल सी बात यही, कोई आदमी अगर कल रिच था, अपर कास्ट का था एंड कल रिच भी था, बट ही स्पेंट ऑल हिज मनी ऑन द वाइसेस, सम ऑफ द बैड थिंग्स विच ही वाज डूइंग, ही सोल्ड ऑल हिज लैंड एंड ही वेस्टेड द मनी विच ही गॉट फ्रॉम द सेलिंग इन सम एक्टिविटीज, लाइक सपोज ब्लफिंग कर ली, ये सारी चीजें कर ली, तो क्या अब हम उसको रिजर्वेशन दे देंगे? दीज आर द क्वेश्चंस दैट नीडेड टू बी आंसर्ड। ओके, एंड अदर रीजंस तो ये बोले गए हैं ऑथर द्वारा कि ओनली 100 डेज आर लेफ्ट फॉर द इलेक्शंस, केवल 100 दिन बचे हुए इलेक्शंस में, सो उसके पहले ये मूव लाने की कोई जरूरत नहीं थी। एंड इट इज डाउटफुल वेदर सच अ स्टेप विल स्टैंड द जुडिशियल स्क्रूटनी। तो ये भी डाउटफुल है कि ये जुडिशियल स्क्रूटनी को पार कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इंदिरा साहनी केस में पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन किया 10% रिजर्वेशन, तो पहले भी ये 10% रिजर्वेशन दिया गया। इट इज नॉट द फर्स्ट टाइम जब ये किया गया, ऐसा तो नहीं है कि पहली बार किया गया है, इसके पहले भी 10% रिजर्वेशन दिया गया था, लेकिन तब इंदिरा साहनी केस में इसको स्ट्रक डाउन किया गया था ऑन द ग्राउंड्स दैट इकोनॉमिक कंडीशन कैन नॉट बी द सोल क्राइटेरिया फॉर बैकवर्डनेस। इकोनॉमिक क्राइटेरिया को हम सोल क्राइटेरिया नहीं ले सकते, क्योंकि इकोनॉमिक जो वीकर सेक्शंस हैं वो कैसे भी बन सकते हैं, दे कैन बी फाउंड बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। जैसे कि मैंने बताया आपको कि किसी के पास पहले पैसा था लेकिन उसने सब कुछ अपना बेच दिया एंड नाउ ही हैज बीन लेफ्ट विद नो मनी, सब कुछ बेच दिया और जो पैसा उसको मिला उसने वेस्ट भी कर दिया, तो क्या हम उसको अब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में डाल देंगे और उसको रिजर्वेशन देने लगेंगे क्या? सो दिस इज
the simple thing which people need to understand. Now the next reason is that when state governments have tried to increase the quota beyond 50%, Supreme Court repeatedly said that 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता. तो जब भी स्टेट्स ने या जब भी सेंटर ने 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन बढ़ाने की बात की है, तब सुप्रीम कोर्ट ने उसको यही बोला है कि 50% से ज़्यादा अगर रिजर्वेशन करते हैं देन दैट गोज अगेंस्ट द इक्वालिटी. ओके, क्योंकि फिर यार अगर सारी सीटें रिजर्व्ड ही रहेंगी तो फिर लोग उसमें फाइट कहाँ से करेंगे. ओके, तो मेरिट का क्या रहेगा, मेरिटोक्रेसी कहाँ रह जाएगी इफ एवरी सीट विल बी रिजर्व्ड ओनली. तो अगर आपको रिजर्वेशन देना भी है तो आपको फिर उधर SC ST और OBC के रिजर्वेशन को कम करना पड़ेगा ताकि जो 50% का लिमिट है वो मेंटेन रहे. ओके, सो नो वन इज अपोजिंग दिस रिजर्वेशन, बट अगर आपको ये रिजर्वेशन देना है तो एटलीस्ट जो पुराना रिजर्वेशन था 50% का जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, या तो उसमें से 10% आप कम करो, किसी का रिजर्वेशन काटो SC ST OBC में. अदरवाइज आप यहां भी रिजर्वेशन बढ़ा रहे हो, कल को कोई और कम्युनिटी आएगी तो वो भी रिजर्वेशन मांगेगी, तो क्या 100% सीट रिजर्व रहेंगी? नॉन रिजर्व सीट, जो अनरिजर्व कैंडिडेट्स हैं वो क्या करेंगे? ओके, नागराज केस 2006 का केस था जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इक्वालिटी इज अ वेरी मच पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, एंड अगर 50% से ज्यादा कैप को बढ़ाते हैं सो देन दैट गोज अगेंस्ट द इक्वालिटी, एंड अगर वो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के अगेंस्ट जाती है तो दैट मीन्स इट गोज अगेंस्ट द बेसिक स्ट्रक्चर एज वेल. तो सुप्रीम कोर्ट का जो टेस्ट है वो बहुत ज्यादा टफ टेस्ट होने वाला है इस बिल के लिए. सो लेट्स सी ये स्क्रूटनी को पार करेगा कि नहीं करेगा. मेनी पीपल आर वेरी होपफुल दैट ये कर लेगा, क्योंकि सेक्शन 377 कर गया, ये कर गया, तो बोथ थिंग्स आर वेरी डिफरेंट. ओके, लेट मी नॉट एंटर इनटू दैट डिबेट. नाउ गवर्नमेंट आल्सो डज नॉट हैव डेटा टू शो दैट दोज हु आर इकोनॉमिकली बैकवर्ड आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन जॉब्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. अब गवर्नमेंट के पास ये डेटा भी नहीं है कि वो शो कर पाए कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड लोग जॉब्स और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में नहीं इंटर कर पा रहे हैं. सो ऑल दीज थिंग्स आर देयर, जिनके कारण की ऑथर का कहना है कि ये एक पॉलिटिकल गिमिक है, नॉट अ थॉट ऑफ पॉलिसी, एक सोची समझी पॉलिसी नहीं है. Now renewed attack on privacy, this is the second article. It is written on the problems associated with Aadhaar and Other Laws Amendment Bill 2018. तो 2018 में एक नया बिल आया था, आधार एंड अदर लॉज अमेंडमेंट बिल. ओके, तो आधार तो हमको पता है, आधार बिल क्या है, आधार लॉ क्या है. अदर लॉज कौन कौन से हैं? द टेलीग्राफ एक्ट ऑफ 1885, टेलीग्राफ एक्ट 1885 का है. प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002. तो पहले तो अब अपन ये तीनों एक्ट का याद रखें, आधार एक्ट का, देन टेलीग्राफ एक्ट 1885, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002. ओके, तो इन तीनों को अमेंड करने के लिए एक बिल लाया गया है, आधार एंड अदर लॉज अमेंडमेंट बिल 2018. नाउ व्हाट आर द प्रॉब्लम्स विद द बिल? द फर्स्ट प्रॉब्लम इज दैट बिल फ्लाउट्स बोथ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है देयर इज अ फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी, एंड द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट जो कि कहता है, जो भी रिसेंटली भी आधार के ऊपर दिया गया था. ओके, इन दोनों को ये जो बिल है वो हटा रहा है, इन दोनों की बातों को दरकिनार कर रहा है. क्यों? बिकॉज द बिल अगेन अलाउज द प्राइवेट एंटिटीज एंड टेलीकॉम ऑपरेटर्स टू यूज द आधार डेटा फॉर ऑथेंटिकेशन ऑफ द आइडेंटिटी. ओके, तो ये जो बिल है वो प्राइवेट एंटिटीज को फिर से पावर दे रहा है, टेलीकॉम ऑपरेटर्स को फिर से पावर दे रहा है कि वो आधार को यूज करें टू ऑथेंटिकेट द आइडेंटिटी. और सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली जजमेंट में कहा था कि प्राइवेट एंटिटी को किसी भी हाल में आपको ये डेटा एक्सेस नहीं करने देना है. Then the second important criticism of the bill is that it allows the use of Aadhaar, allowing the use of Aadhaar for commercial exploitation of individual biometric and demographic information by private entities. तो अगर आप इस तरह से अलाउ करेंगे तो कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन होगा, लोग कमर्शियली एक्सप्लॉइट करेंगे इस डेटा को, एंड प्राइवेट एंटिटीज जो हैं वो मिसयूज कर सकती हैं द बायोमेट्रिक एंड डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड, जो कि इंसान ने प्रोवाइड किया, उनका मिसयूज किया जा सकता है बाय द प्राइवेट एंटिटीज. सो दिस इज द सेकंड थिंग. Third thing is that government has overlooked the pre-legislation consultative policy. मतलब before introducing any bill, it should have been put in the public domain. तो गवर्नमेंट ने जो प्री लेजिस्लेटिव कंसल्टेटिव पॉलिसी उसको फॉलो नहीं किया है, कंसल्टेशन बिल्कुल नहीं हुआ है, पब्लिक डोमेन में बिल को इन्वाइट नहीं किया गया है, नो कमेंट्स वर इन्वाइटेड, एंड गवर्नमेंट हैज कंप्लीटली इग्नोर्ड द प्रोसेस बिफोर इंट्रोड्यूसिंग द बिल इन द लोकसभा. Then the fourth point is that the proposed legislative changes virtually seeks to impose Aadhaar as a prerequisite for availing certain basic services. तो जो ये बिल है वो एक तरीके से आधार को सोल बना रहा है फॉर अवेलिंग वेरियस बेसिक सर्विसेज. कैसे? क्योंकि जो बिल है उसने कहा है, जो टेलीग्राफ एक्ट है, जो PMLA है, वो कहता है कि कोई भी ये जो सर्विस प्रोवाइडर है एंड बैंक, दे नीड टू आइडेंटिफाई देयर कस्टमर्स बाय वन ऑफ दीज मीन्स. एक तो उन्होंने आधार एक्ट दिया है,
दूसरा ऑफलाइन वेरिफिकेशन अंदर आधार एक्ट दिया है, एंड थर्ड इज द यूज ऑफ पासपोर्ट। अब पासपोर्ट तो सबके पास नहीं है, पासपोर्ट इज नॉट अवेलेबल विद एवरीवन, ओके, सबके पास नहीं था। इनफैक्ट बहुत कम पॉपुलेशन ऐसी इंडिया की जिसके पास पासपोर्ट अवेलेबल है। तो बचा क्या, बचा आधार एक्ट। तो बड़े ही इंटेलिजेंस के साथ, बड़े ही श्रूड वे में गवर्नमेंट ने एक तरीके से आधार को ही मैंडेटरी कर दिया, ओके। And since very few people in India have passport, then government might not list other documents. Then Aadhaar will be the only option left for identity verification. Okay, so this is the thing. Then section 33(2) of the bill allows officer of the rank of secretary to allow the disclosure of Aadhaar information in the interest of national security. National security के नाम पे section 33(2) कहता है कि कोई भी ऑफिसर ऑफ द रैंक ऑफ सेक्रेटरी कैन यूज दिस डेटा, ओके, ये डेटा डिस्क्लोज कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कहा था कि अगर आपको इस तरह का कोई नेशनल इंटरेस्ट के नाम पे अगर आपको डिस्क्लोज करना है, देन देयर शुड बी जुडिशियल मेंबर्स एज वेल। तो जुडिशियल मेंबर्स भी आपको होने चाहिए इन्फॉर्मेशन, ये परमिशन देने से पहले, बट उस चीज़ को फिर से इग्नोर किया जा रहा है। सो दीज आर द थिंग्स एंड लेट्स होप दैट दिस बिल इज नॉट पास्ड इन राज्यसभा। दिस इज व्हाट द ऑथर इज सेइंग, ओके। ये जो स्टैगरिंग बैकवर्डनेस है, दिस इज अगेन एन आर्टिकल ऑन द 10% रिजर्वेशन। इसमें जो नई बातें हैं मैं आपको बता देता हूं। ही हाइलाइट्स दैट रिजर्वेशन इज नॉट द पॉवर्टी इराडिकेशन इंस्ट्रूमेंट। देखो, रिजर्वेशन कभी भी गरीबी दूर करने का कोई साधन रहा ही नहीं है, ओके, इट हैज नेवर बीन थॉट। तो जैसे कुछ लोग क्लेम करते हैं कि जो बेसिक फिलॉसफी है रिजर्वेशन की वो ये है, सॉरी, द बेसिक फिलॉसफी ऑफ रिजर्वेशन इज दैट कि द बेसिक फिलॉसफी ऑफ रिजर्वेशन इज दैट पीपल से दैट कि ये गरीबी को दूर करने के लिए था, बट कभी भी गरीबी दूर करने के लिए रिजर्वेशन की ये बेसिक नहीं था। हमेशा ये सोशल वे बैकवर्डनेस को ही दूर करने के लिए था, और जो हिस्टोरिकल अनजस्ट हुआ है किसी के साथ उसको दूर करने के लिए था, ना कि ये कभी भी इसको पॉवर्टी इरेडिकेशन के लिए था। तो बेसिकली आपको ये याद करना है। दूसरी चीज़ की प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन इज जस्ट एन ईजी एंड लेजी वे ऑफ पॉलिसी स्केपिज्म। आप पॉलिसी नहीं बना सकते, आप उनको आगे नहीं ला सकते, आप उन एग्रीकल्चर को रेम्यूनरेटिव नहीं बना पा रहे हो, तो इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए आप पॉलिसी स्केपिज्म के रूप में आप रिजर्वेशन दे रहे हो। क्या रिजर्वेशन दे देने से एग्रीकल्चर का जो एग्रीकल्चर को, जो फार्मर्स को प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी क्या? नहीं होगी ना। सो यू शुड फोकस ऑन ऑल दोज थिंग्स। तो एक तरीके से पॉलिसी स्केपिज्म का मीन्स भी है ये। तो दिस इज व्हाट द ऑथर इज सेइंग। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेजेस। डीएनए टेक्नोलॉजी बिल लोकसभा ने पास कर दिया है। डीएनए टेक्नोलॉजी बिल अलाउज द यूज ऑफ डीएनए टेक्नोलॉजी टू एस्टैब्लिश द आइडेंटिटी ऑफ सर्टेन डिफाइंड कैटेगरीज ऑफ पर्संस। तो डिफाइंड कैटेगरीज ऑफ पर्संस हैं जिनकी आइडेंटिटी को स्टैब्लिश किया जाएगा यूजिंग डीएनए टेक्नोलॉजी। उनका डीएनए डेटाबेस बनाया जाएगा, एंड ये रहेंगे ऑफेंडर्स, सस्पेक्ट्स, अंडर ट्रायल्स। तो अंडर ट्रायल्स, सस्पेक्ट्स और अफेंडर्स। सस्पेक्ट एक ऐसी कैटेगरी जो थोड़ा डाउटफुल है, क्योंकि किसके नाम पे आप किसी का भी डीएनए ले सकते हो, डीएनए आप यूज कर सकते हो। देन दिस डीएनए टेक्नोलॉजी यूज एंड एप्लीकेशन रेगुलेशन बिल अलाउज द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू एस्टैब्लिश द आइडेंटिटी ऑफ पर्संस इन मैटर्स ऑफ क्राइम, पेरेंटेज डिस्प्यूट, इमिग्रेशन एंड ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स। तो इन सब केसेस में आप यूज कर सकते हो डीएनए टेक्नोलॉजी का, ओके। देन बिल प्रोवाइड्स फॉर एस्टैब्लिशमेंट, एक डीएनए लेवल की बॉडी बनाई जाएगी, देयर विल बी अ बॉडी फॉर्म, ओके। सो लेट मी मूव टू दैट न्यूज आइटम अगेन। देन दिस बिल एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल एंड रीजनल डीएनए डेटा बैंक्स, ओके। तो रीजनल और नेशनल डीएनए डेटा बैंक्स बनाए जाएंगे, एंड ईच डेटा बैंक विल मेंटेन द इंडाइसेस इंक्लूडिंग क्राइम सीन इंडेक्स, सस्पेक्ट्स और अंडर ट्रायल्स इंडेक्स, ओके, ऑफेंडर्स इंडेक्स। तो जैसे जो 3 कैटेगरीज मैंने बताई थी ना, ऑफेंडर्स की, सस्पेक्ट्स की, अंडर ट्रायल्स की, उसके इंडेक्सेस बनाए जाएंगे डीएनए डेटा बैंक्स में, और वहां पे पूरा डेटा रखा जाएगा। नाउ देयर आर फियर्स ऑफ मिसयूज दैट लॉ कैन बी यूज्ड टू कैरी अनरेगुलेटेड डीएनए प्रोफाइलिंग। अनरेगुलेटेड डीएनए प्रोफाइलिंग करने की बात की जा रही है कि सभी का डीएनए के डेटाबेस रख लिया जाएगा और इस तरीके से उसका मिसयूज किया जाएगा। तो ये सारे फियर्स हैं, बट डीएनए टेक्नोलॉजी बिल आप याद रखेगा, 3 कैटेगरीज याद रखिएगा, ऑफेंडर, सस्पेक्ट एंड अंडर ट्रायल्स की, किस तरीके से पेरेंटेज डिस्प्यूट, इमिग्रेशन एंड क्राइम मैटर में उसका यूज किया जाएगा, ओके। एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डीएनए डेटा बैंक्स जो किया जा रहा है, जो कि इंडाइसेस बनाएंगे, अलग अलग इंडेक्सेस बनाएंगे, तो ये भी आप याद रखिएगा। दीज आर द पॉइंट्स रिगार्डिंग दैट, ओके। 10% कोटा फेसेस सेवरल लीगल एंड पॉलिटिकल चैलेंजेस। तो लीगल चैलेंजेस हमने देख लिया, पॉलिटिकल चैलेंजेस हमने देख लिया, उसी की बात की जा रही है बेसिकली।
नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेजेस। यहाँ पे जो ये फेंसिंग द बॉर्डर है, ये बेसिकली मैक्सिको के साथ जो वॉल बनाने की बात कर रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स। डोनाल्ड ट्रंप ने रिसेंटली, उनको एक दिन सोए थे वो, तो उनको सपना आया कि एक वॉल बना देनी चाहिए। ओके, देयरफॉर द वॉल इज कमिंग, बेसिकली एक बात है, द वॉल इज कमिंग एंड दिस इज वाई द गवर्नमेंट हैज शट डाउन एज वेल इन यूएसए, क्योंकि ट्रंप ने बोला था कि $5.7 बिलियन हमको चाहिए फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ दैट वॉल, जिससे हम की इलीगल माइग्रेशन रोकेंगे फ्रॉम मैक्सिको। इलीगल माइग्रेशन रोकने की बात की है। अब ये हो ये रहा है बेसिकली कि अमेरिका ने जब तक दूसरी कंट्रीज़ का यूज़ किया, दूसरी कंट्रीज़ की ह्यूमन रिसोर्सेज का यूज़ कर सकते थे अपने लिए, जब पहले ये सब काम करते थे तो बोलते थे ग्लोबलाइजेशन होना चाहिए, लिबरलाइजेशन होना चाहिए। पर जब बात अब उनके ऊपर आ गई है, जब उनकी पूंछ के ऊपर पैर पड़ गया है, तो अब वो थोड़ा चिल्लाना शुरू कर दिए हैं। नाउ दे आर थिंक दैट कि वी विल नॉट अलाउ एंट्री ऑफ दीज पीपल इनटू आवर कंट्री, दीज पीपल आर टेकिंग अवर जॉब्स, अमेरिका फॉर अमेरिकन्स एंड दिस एंड दैट। ओके, तो ये सारी चीज़ें जो ये सारी बातें होती हैं ना, तभी होती हैं जब आपके ऊपर आ जाती है। जब तक दूसरी कंट्री का आप यूज़ कर रहे थे, मिसयूज़ कर रहे थे, तब तक सब कुछ अच्छा चल रहा था। ओके, नाउ दिस इज द थिंग। ये वॉल बनाने की बात याद रखिएगा। जो वॉल है ये मैक्सिको के बीच में बनाई जाएगी, यूएसए और मैक्सिको के बीच में। यहाँ पे आपको बिग बेंड दिख रही है, बिग बेंड इन द रिवर, एंड रियो ग्रांडे वैली आपको दिख रही होगी, रियो ग्रांडे वैली। एंड ये सिर्फ मैप लोकेशंस हैं जो दिखा रहे हैं, तो आप देख लीजिए थोड़ा थोड़ा, है ना। कैलिफोर्निया ऊपर है, वहाँ पे आपको दिख रहा होगा। एक फेंस ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है जो कि जॉर्ज बुश टाइम में बनाई गई थी। ओके, देयर इज गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। ओके, मैक्सिको के पास ही गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, इधर साइड आपको राइट हैंड साइड में दिख रहे होगे गल्फ ऑफ मैक्सिको। ओके, ये सारी लोकेशंस भी है जिनको आपको याद रखना चाहिए। तो ये बोला तो जा रहा है इलीगल माइग्रेशन के लिए, तो पर क्या ये केवल इलीगल माइग्रेशन को रोकने के लिए? ऐसा बिल्कुल नहीं है। बाकी चीज़ें वही प्रोटेक्शनिज्म की ही अप्रोच है। ओके, now customers cannot be charged for availing the tokenization service. This is what the Reserve Bank of India has said. Customers cannot be charged for availing the tokenization service. अब सबसे बड़ा क्वेश्चन तो टोकनाइजेशन है क्या? Now रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अलाउ किया है सारे कार्ड पेमेंट नेटवर्क को, जैसे आप मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड, ये सारी चीजें करते हो ना, कार्ड पेमेंट, रुपे कार्ड पेमेंट नेटवर्क होते हैं, तो वो ऑफर करते हैं टोकनाइजेशन सर्विसेज। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सबको, जितने भी कार्ड पेमेंट नेटवर्क्स हैं, उनको कह दिया कि ठीक है, यू कैन ऑफर द टोकनाइजेशन सर्विस, हाउएवर यू कैन नॉट टेक एनी चार्ज फॉर दैट सर्विस। आप वो चार्ज नहीं ले सकते। कस्टमर का ये हक है, उसको टोकनाइजेशन सर्विस मिलनी चाहिए, और अगर आप दे रहे हैं तो आप उनसे कोई चार्ज नहीं ले सकते। नाउ व्हाट इज टोकनाइजेशन? इट इन्वॉल्व्स अ प्रोसेस इन विच यूनिक टोकन, एक यूनिक टोकन जनरेट होता है जो कि विच मास्क्स द सेंसिटिव कार्ड डिटेल्स। जो सेंसिटिव कार्ड डिटेल्स है, जैसे कि सीवीवी या पिन आपने इंटर किया या आपने कुछ इंटर किया, तो उन सारी सेंसिटिव डिटेल्स को मास्क कर देता है। मास्क कर देता है मतलब छुपा लेता है। एक फेक नंबर, एक फेक टोकन जनरेट होता है जो कि उस सारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को मास्क कर लेता है, एंड दिस टोकन इज देन यूज्ड टू परफॉर्म द कार्ड ट्रांजैक्शंस। तो ये जो ट्रांजैक्शन होगा अब उस टोकन के थ्रू होगा, ना कि आपके सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के थ्रू। तो आपकी जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है वो नहीं दिखेगी, और उसके ऊपर एक कवर चढ़ जाएगा इस टोकन नंबर का। देयरफॉर दिस इज द टोकनाइजेशन। ये पॉइंट ऑफ सेल, क्यूआर कोड पेमेंट, इन सभी जगहों पे ये अवेलेबल हो सकती है, जहां पे भी वो पेमेंट नेटवर्क आपको सर्विस प्रोवाइड करेगा। ओके, तो टोकनाइजेशन याद रखेगा। रिजर्व बैंक ने कहा है कि आप ठीक है, आप कर सकते हो, बट आप इसके लिए कोई चार्ज नहीं ले सकते। ना एक रिसेंटली एक रिपोर्ट है कि जीएसटी रिटर्न्स जो नॉन फाइलर्स हैं, दे आर ग्रोइंग फास्टर देन द टैक्स बेस। मतलब कि टैक्स बेस तो ठीक है बढ़ रहा था, हमने बोला कि जीएसटी आने के बाद टैक्स बेस बढ़ रहा था, बट उन लोगों के नंबर भी बढ़ गए हैं जो टैक्स रिटर्न फाइल ही नहीं करते, जीएसटी रिटर्न्स फाइल ही नहीं कर रहे हैं, उनके नंबर भी बढ़ते जा रहे हैं ना। उनके नंबर बढ़ने की का रीज़न ये है कि इनिशियली सेवरल चैलेंजेस वर फेस्ड बाय स्मॉलर बिजनेसेस। जो स्मॉलर बिजनेसेस थे वो बहुत सारे चैलेंज फेस कर रहे थे ऑन द जीएसटी पोर्टल, एंड दैट मस्ट हैव डिटर्ड सम ऑफ दीज फ्रॉम अटेम्प्टिंग टू फाइल ऑनलाइन रिटर्न्स। इसी कारण से दोबारा उन्होंने ऑनलाइन रिटर्न फाइल करने का सोचा ही नहीं, क्योंकि पहले उनको बहुत सारे चैलेंजेस थे, बहुत सारा कॉम्प्लेक्स सिस्टम लग रहा था, इसलिए उन्होंने नहीं किया होगा। दिस इज द रीजन दैट हैज बीन कोटेड, दैट हैज बीन साइटेड। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेजेस। ये सारे जो स्पोर्ट्स के पेजेस हैं, वी विल बी इग्नोरिंग दैट। नाउ नासा का एक मिशन है विच हैज डिस्कवर्ड न्यू प्लैनेट, एक नया प्लैनेट HD 2174-9b, और जो प्लैनेट मिला इट्स डॉर्फ प्लैनेट 21,749 B इसका नाम है HD। एंड जो मिशन है बेसिकली वो नाम याद रखना जरूरी है। मिशन का नाम है टेस। ये नासा का प्रोजेक्ट है टेस। इसको हम बोलते हैं ट्रांजिटिंग
एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट, ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट, टेस्ट सैटेलाइट जो है ये नासा की प्रोब है, नासा की सैटेलाइट है, एंड सब प्रोग्राम डिजाइन टू सर्च फॉर एक्सोप्लैनेट्स, ये सर्च करता है एक्सोप्लैनेट्स को यूजिंग ट्रांजिट मेथड, देयरफॉर ट्रांजिट मेथड का यूज करता है, इसीलिए इसको ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट बोला जाता है, टेस्ट बोला जाता है, एंड नासा का है, एंड रिसेंटली इसने एक प्लैनेट भी खोजा है HD 21,749b, ओके, एंड टेस्ट मिशन याद रखिएगा, ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट, ये किसका है, नासा का है। सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक दैट वीडियो, प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।